इस तारुफ के लिए तो आप देखिए कभी तारुफ करता है, इसी तारुफ के लिए वैज्ञानिक, दार्शनिक, सन्यासी, मुनि ये तारुफ करते करते ये तो साधना करते हैं। और कभी जिस तरह से तारुफ करता है, मैं समझता हूँ कि कभी साक्षात्कार लेकर के उसी तारुफ की तरफ बढ़े। लेकिन विडंबना ये है कि तारुफ होते हुए देर हो जाती है। ये परिचय आत्म साक्षात्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है, इससे हम सभी गुजरते हैं और हमें गुजरना चाहिए। चतुर्वेदी जी की ये काव्य रचना क्योंकि बहुकृतिक साहित्यकार, रचनाकार और सही रूप में वो ऐसे रचनाकार थे जहाँ पर कि वो भीतर से अनुप्राणित थे। ये देखिए अनुप्राणित भीतर होना बहुत जो हर कोई साहित्यकार, रचनाकार कभी नहीं बन सकता जब भीतर से प्रभाव, और वो भीतर से प्रभाव जब होता है जब भी उसके अंदर दर्द होता है, कीड़ा होती है, चावल दर्द होती है, जनाब कीड़ा चाहिए। वो तो उस तरह का होता है कि खंजर चले किसी पर तड़पते हम अमीर, और सारे जहां का दर्द हमारे, सारे जहां का दर्द जब तक अपने जिगर में होता कभी नहीं बनता। तो मैं ही मान के चलता हूँ साक्षात पहले वाला कभी वो, और जब तक कि कवि या किसी लेखक के हृदय में सहानुभूति और समानुभूति का भाव नहीं होता, ये समानुभूति बहुत आवश्यक है, सहानुभूति तो बहुत होती है, लेकिन समानुभूति जब हो जाती है, यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यष्टि और समष्टि का समीकरण हो जाता है, ये आत्मा और परमात्मा का आदि को भाव ऐसा हो जाता है, ये इस प्रकार की भाव। तो ये बात कवि के लिए लागू होती है क्योंकि कवि की रचना सनातन सरोकारों से जुड़ता है। प्रारंभ आजकल के कवि को सनातन सरोकार से तो जुड़ना ही है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के सरोकारों को भी कविता में शामिल करना है। ये और ये इसलिए जुड़ गया कि जो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, अगर हम वो अपनी कविता में लेखन में शामिल नहीं करते तो हमारी कविता प्रासंगिक नहीं। चतुर्वेदी जी के इस काव्य में मैंने महसूस किया कि उसमें सनातन मूल्य और सनातन प्रतिमान है। वहाँ पर हमारी रोमांटिक कविताएं हैं, प्रेम के लिए समर्पित है, प्रकृति का भी वर्णन है, उसमें दर्शन भी है, मैं कौन हूँ ये करता है, दर्शन भी है, सब चीजें उसमें। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं लगता कि त्रिभुवना चतुर्वेदी जी कोई गगन बिहारी कवि, वो इस पृथ्वी इस धरती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं में व्यंग, और वो व्यंग जब होता है जब हमारे विकटानंद यथार्थ को, ये विकटानंद जो यथार्थ को हम देखते हैं, वो कवि उसको देखता दृष्टि से और व्यंग के माध्यम से हमारे साथ, क्योंकि व्यक्ति के माध्यम से व्यंग क्या करता है, व्यंग व्यक्ति के लिए संशोधन का काम करता है, उसके परिष्कार का काम करता है, उसके प्रक्षालन का काम करता है। तो इसलिए व्यंग लिखा जाता है, क्योंकि जब तक कि हम आत्म प्रक्षालन, आत्म संशोधन, आत्म निरीक्षण की प्रक्रिया से नहीं जुड़ते तब तक साक्षात्कार संभव नहीं। ये बहुत आवश्यक। और हमने जब देखा कि जब मैं ये कह रहा था कि प्रकृतिया वो दार्शनिक थे, तो मैं यही बात कह रहा था कि वो प्रकृतिया दार्शनिक होने की वजह से इस प्रकार की रचना कर पाए। तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो चतुर्वेदी जी के इस किताब में पढ़ने की किताब, मैंने ये देखा कि उन्होंने एक कविता लिखी है, कवि और आलोचक नाम की कविता है। कवि और आलोचक की कविता है, ठीक है, उन्होंने कवि को गुलाम माना है और ये आलोचक को कांटा माना है, और उन्होंने कहा है कि कवि कोई रहता है और आलोचक। तो मुझे लगा कि शायद वो उस आलोचक की बात कह रहे हैं, उसको कहा है, उस आलोचक की जो कहा है वो लौह हृदय का है। अरे लौह हृदय तू इसे काटता रहता है, करता रहता है। हम इस प्रकार के आलोचकों से मैं भी परहेज करता हूँ, जो आलोचक केवल यही छिद्रान्वेषण करता है या मनुष्य का प्रवृत्ति जिसमें हो, वो आलोचक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ये होती। इसलिए मैंने जब कविता पढ़ी उनकी कविता, तो मुझे लगा कि संभवतः उस आलोचक की बात कह रहे थे, जो आलोचक उतना ही संवेदनशील है जितना कि वो है। इसलिए मैं संगीतज्ञ के रूप में ये जरूर देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कहा कि रोशनी की कोने उन कोनों में झांकना चाहिए, उसके अंधेरे कोनों में नहीं झांकना चाहिए। ये ठीक है, तुम लोग समीक्षा नहीं, अरे समीक्षा तुम्हें, लेकिन मुझे भी मालूम है कि इसी प्रकार के असंवेदनशील अहर्षिष्णु किस्म के आलोचकों ने और संपादकों ने
एक कवि की तो हत्या ही कर डाली, और वो कवि थे जॉन कीट्स। उनकी एक कविता, बहुत बढ़िया कविता थी, जो अभी भी पढ़ी जाती है, एंडीमैन नाम की कविता थी, एंडीमियन। उस पर ब्लैकबोर्ड रिव्यू ने ऐसी चीज लिखी, क्या लिखी, उस बेचारे के हृदय, कोमल हृदय को लिखा, जॉन कीट्स, जॉनी, पोएट्री इज नॉट योर फील्ड, गो टू योर क्लास एंड पिल्स। वो बेचारा किसी के केमिस्ट का काम करता था, तो उन्होंने कहा पोएट्री इज नॉट योर फील्ड, गो टू योर क्लास एंड पिल्स। हाँ, हो गया, तो बेचारा समय में खत्म हो गया। तो हमको ये जरूर है कि क्योंकि हम अहिंसक आंदोलन में है, तो हम हिंसा की समीक्षा नहीं करना चाहते। तो अंत में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक पर कहने को बहुत है, समय नहीं सीमा रहती है, और फिर मैं अपनी बात इसी करता हूँ कि जो मैं समीक्षा का काम करता हूँ, उसमें मुझे लगता है कि अगर आप केवल सिद्धांत विषय करें तो आप बड़े बड़े महाकवियों को भी खारिज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आपने जॉन मिल्टन का नाम सुना है, जॉन मिल्टन पैराडाइज जो महाकवि, उनको खारिज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उनमें सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट ह्यूमर नहीं है, और जिस महाकवि में ह्यूमर नहीं है वो महाकवि नहीं। लेकिन हम उसको खारिज नहीं करते, क्योंकि हम तो उसका जो महाकाव्य का पक्ष है वो देखते हैं। इसलिए ये कहे कि साहब ये कवि में ये नहीं है, वो कवि नहीं है, वो तो देखिए उसमें क्या है, आखिर उसका क्या जरूरत है, ये समीक्षा के सिद्धांत करता हूँ। इसीलिए मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डॉक्टर जॉनसन 18वीं शताब्दी में वो भी समीक्षक, तो वो उन्होंने ये लिखा कि जो आई अडॉप्ट द रोमन सेंटिमेंट, आई अडॉप्ट कृतिक के बारे में बता, आई अडॉप्ट द रोमन सेंटिमेंट दैट इट इज मोर ऑनरेबल टू सेव ए सिटीजन देन टू किल एन एनिमी। That it is more honorable to save a citizen than to kill an enemy, and I have been more careful to protect rather than protect. तो अब ये इस प्रकार की बात मैं कह रहा हूँ कि जब कभी लेखक या कवि के बारे में सुना हो तो आलोचक समालोचना की संवेदना के स्रोत सूख नहीं जाने चाहिए। वो सदैव मस्तिका प्रवृत्ति की तरफ से मधुमक्खी की प्रवृत्ति की तरफ रहना चाहिए। तो अंतिम में अपनी बात याद करता हुआ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बात बहुत कहना चाहता था, लेकिन बात में समय की भी सीमा रहती है, और मैं ये जानता हूँ क्योंकि जो लोग कालबोध के बारे में चलते रहते हैं उनको काल का भी ध्यान रखना चाहिए। अंत में मैं और श्री गुरुनाथ चतुर्वेदी जो मेरे लिए पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रति, ये पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रति का, और ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत कम होते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों की आप देखिए कि मैं कोई प्रकार की अतिरंजना नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कह रहा हूँ कि ऐसे जन रोज रोज नहीं आते, बरसों तक धरती तपती है तब ऐसे जन को तो इन्हीं शब्दों के साथ महान आत्मा याद करता हुआ उनकी अपनी धरती में बहुत वांग में पढ़ा, उससे मुझे लगा कि सत्य बाधित होता रहता है। अर्थात एक सत्य जो 5000 साल पहले सत्य था, एक आदमी 5 पत्नियां रख सकता था, वो अनुचित ही। इसी तरीके से शिव भी बाधित होता है। जो पहले वर्षों पहले कल्याणकारी था, शिव था, हो सकता है कि वो आज कल्याणकारी ना हो। आप जानते हैं कि पहले आदमी ये चेष्टा करता था कि वह जितनी अधिक संतान पैदा करे, वैशाली पैदा करे, उतना ही वो प्रयत्नशील रहता था। लेकिन आज तो हमारा 1 या 2, लेकिन वो भी उनको पालने में भी आप कष्ट करता है। तो इसलिए शिव एक सत्य का जो साक्षात्कार है वो कैसे हुई। इसलिए जीवन सत्य के सतत अनुसंधानी और साहित्य दृष्टा मधुर काव्य से विश्वात्मा को विडंबना यह है कि ब्रज भाषा जो है वो उतनी मंदकांता से चल रही है, और हमें खुशी भी है मोहनलाल जी मधुकर या मुद्दल साहब के आने से कुछ रहा होगा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे शहर के और खासतौर से युवा पीढ़ी का
जो साहित्य है उसके नायक और नायक और समनायक में उन्हें मानूं तो अच्छी युक्ति नहीं होगी। मैं साहिब साहब से निवेदन करता हूँ कि वे आए और मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपना भाषण करने के बाद पिता मंच पर ही बैठ जाए, वे स्वयं ही वहां चले गए। समारोह के अध्यक्ष जो है अमर सिंह जी और कल्याण सिंह जी राजेंद्र साहब, दोनों को मेरा प्रणाम। वीर भाई साहब, कुसुम जी, कांस्टेबल चतुर्वेदी जी, मौसम है, प्रगट है, तमाम जानकार दोस्त मेरे बैठे हैं, सबका नाम दूंगा तो बहुत बहुत लगता है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं शब्द संसार को बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि क्योंकि मैं साक्षी रहा हूँ कल रात की यात्रा का, तो बड़े पशुपेश में आयोजन कर रहा कर रहे हैं कि स्थगित कर। तो सबसे पहले तो बधाई देता हूँ मैं शब्द संसार को, वो लोग अपने निर्णय पे अटल रहे, कार्यक्रम को आयोजित किया। निश्चित रूप से इंद्र कुमार गुजरात के जाने का शोक पूरे राष्ट्र को है, हम लोग शोक में भागीदार हैं। राजकीय शोक भी घोषित हुआ है, लेकिन मैंने रात को भी कहा था, मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, शिव कुमार जी के नहीं आने का संकट उनका जो तथाकथित धर्म संकट है उसको मैं समझ सकता हूँ, और उनकी अनुपस्थिति को आप भी रेखांकित करेंगे कि वो किस वजह से नहीं है। उनका नहीं आना शायद ठीक ही है, लेकिन मेरा ये मानना है मित्रों कि ना तो कोई ये राजकीय आयोजन है, ना किसी राजकीय भवन में हो रहा है, नहीं, इट इज नॉट ए श्रद्धांजलि समारोह ऑल्सो, इट इज नॉट श्रद्धांजलि, आई डोंट थिंक, और ना ये किसी नाच गाने का मनोरंजन का कार्यक्रम है जिसको हम स्थगित करें। ये गंभीर कार्यक्रम है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, गंभीर आयोजन है, तो इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने निर्णय लिया। जोशी जी ने कहलवाया है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ उनकी तरफ से इस बात को, उन्होंने माफी चाहिए। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आ सकते, लेकिन वो आए क्योंकि इस परिवार से उनका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, और उन्होंने फिर मुझे कहा है कि मेरी तरफ से कह दीजिएगा सबको कि बहुत बहुत माफी होना चाहिए। मित्रों, मोहन नायक जी की कविता काव्य संग्रह, इस सबके बोलने के लिए ये जो मंच आज का है, मर्मत की मंच है। कुसुम जी ने अभी बहुत विविधतापूर्ण बातें हमारे सामने रखी हैं। बाकी लोग भी जब आप सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो कविता कैसी है, उनकी कविता लिखने में कितने पारंगत थे, उन्होंने अपनी कविता में क्या कहा है। मैं अपने आप को बधाई देता हूँ पूरे चतुर्वेदी परिवार को। आज के इस युग में जब कवियों, शायरों, साहित्यकारों के जीवित रहते हैं, उनके परिवार के लोग उनको अलग से कर देते हैं, अलग थलग पटक देते हैं, उनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन को रेखांकित नहीं करना चाहते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, और इसी कारण आप लोगों को शायद खुशी होगी ये जानकर के हम कुछ मित्रों ने अपना प्रयास किया, और बहुत सारे हमारे परिचित ऐसे हैं जिनके पास कोई देश की लाइब्रेरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली में आगे किसी को पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है। तो हमने आदर्श नगर वजीर सदन में, फ्रंटियर कॉलोनी में वजीर सदन में, वहाँ एक लाइब्रेरी बनाई, और उस लाइब्रेरी में हम तमाम दोस्तों से हमने आग्रह किया कि आपकी जो बहुमूल्य किताबें हैं, जो यकीनन आपके जाने के बाद हमारी की शोभा बनेगी, आप उस स्थिति को ना आने दें, वो किताबें हम लोगों को दें। हमने वो किताबें वहाँ ली हैं, और जोशी जी, तारप्रकाश जी ने सबसे पहले अपना पूरा साहित्य हमको उस लाइब्रेरी के दिया, अलमारियाँ हमको दी। कई मित्रों ने शिवनारायण की आशुका वगैरह, बहुत सारे मित्र हमारे हैं। तो यहाँ भी तमाम लोगों से जिक्र करना चाहता हूँ, जिन भी लोगों के पास किताबें हैं और जिनके परिवार में आगे लिखने पढ़ने का सरोकार अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो कृपया वो अपनी किताबों को नष्ट न होने दें, तो संग्रह को आने वाली पीढ़ियों को सपोर्ट करें। जो मेरा एक बात आपसे शेयर करनी चाहिए। चतुर्वेदी परिवार को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए, जैसा कि मैं कह रहा था, लोग जीवित रहते हैं, अपने साहित्यकार परिवारजन को याद नहीं करते। आप लोगों ने उनके जाने के बाद बहुत करुणापूर्ण तरीके से उनको याद किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपको। और मुनव्वर राणा के 4 मिसरों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है,
तुम्हें थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी को। राजावत को जो राजस्थानी भाषा के लिए समर्पित है। उनको श्रद्धांजलि है और ये सौभाग्य मिला इस अवसर पर। एक दो तो बनाओ। अच्छा हम हमारी हैं ज्ञान सिंह जी ही मैं अब जैसा आप जानते हैं, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि रघुनाथ जी चतुर्वेदी एक ऐसे समय में प्रकट हुए हमारे बीच में कि जब तार सप्तक की आदि चल रही थी। वीरेंद्र कुमार की सनातई सूर्योदयी कविता आई और उसने जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्रनाथ पंत, महादेवी जैसे लोगों को हिलाकर नहीं चल पाई। फिर डॉक्टर रविंद्र भ्रमर की सहज कविता आई और फिर उनकी देखा देखी ही सत्यदेव राजहंस की निर्देशामयी कविता आई और कुछ लोगों को भ्रमित करके वो अपना रास्ता तय करना चाहती होगी कि इसी बीच में ओम प्रभाकर का नवगीत भी आया। और अब तो गीत और नवगीत का मतलब आप देख रहे हैं कि उल्टा पुल्टा इस तरह का लगता है कि नवगीत लगता नहीं कि इसमें कुछ है, क्योंकि उसमें लय भी नहीं है और गीतात्मक का गीतात्मक रस तो है ही। आज की कविता में न रस है, न अलंकार है, न उपमा है, न छंद, और वो केवल गद्य को टुकड़े करके लिखने के लिए एक यांत्रिक मतलब जो संप्रेषण हम कह सकते हैं। वो जो भी रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे अंग्रेजी के कवि हैं विजय, आप नाम जानते होंगे, बिहारी पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। वे अक्सर कहते हैं कि गीत पर ढोलनियां गाती हैं ब्याह में, शादी में गीत क्या होता है, आप मेरी विचारवान करता सुनिए। मैं उदाहरण इसके देना चाहता हूँ कि यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मतलब यहाँ कमिश्नर हुआ और खासतौर से अनुरोध किया कि डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी मतलब मेरी अध्यक्षता में यदि कविता करें, गीत करें तो मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। मैं ये संकल्प इसलिए सुनाना चाहता हूँ, डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी ने कहा मुझे। आपको आश्चर्य होगा कि जब तारा प्रकाश जोशी कविता पढ़ने लगे अध्यक्ष से पहले, तो कम से कम 20 बार लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, खड़े होकर के बार बार उनसे कविता की मांग की, आप फलाना की, आप फलानी कविता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनके गीतों को लोगों के कंठों में स्थान मिल गया है। जो ऐसे आज हमारे मंच पर वो लोग हैं जिनके गीतों को, जिनकी कविताओं को कंठ में विद्यमान, लेकिन सब लोग उठ खड़े हुए और भूल किया उनको इसके गीत को और कविता की जो साधना करते हैं उनके लिए ये समर्पित आज का कार्यक्रम है। और इसी के बाद में और इसी से जो हम देख रहे हैं कि आज का यह समारोह न केवल विलक्षण है, अनूठा है, अद्वितीय है, अप्रिय है और इसके साथ साथ अनिवार्य है, क्यों इससे शायद भी। और फिर इसके बाद फिर आई हरीश भालानी जो हमारे ही मतलब उसके हैं, उन्होंने भी आज की कविता से उन्होंने एक नई विधा शुरू। लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा कि ये सब बासी लोग हैं, बासी कविताएं, बूढ़े लोग हैं, मैं ताली कविताएं आपको सुना रहा। और वो अपने युवा ओजस्वी को लेके आए, लेकिन वो भी पता है पता नहीं कहाँ है, पूरी उसके साथ भी जैसी चाहिए। और डॉक्टर कुमार निकल ने भी अत्याधुनिक कविता, कहने का तात्पर्य यह है कि उस गीत की पूरी जो वृत्तांत है, आप देखेंगे निषेध था, अस्वीकृति थी, आक्रोश था, उसमें कहीं रस नहीं था, इसीलिए वो शायद पिट गई। राजकमल जगदीश चतुर्वेदी आए कविता लेकर और फिर राजकमल चौधरी ने भूखी पीढ़ी की कविताएं लिखना शुरू किया। केसरी प्रसाद चौरसिया ने विद्रोही पीढ़ी की कविताएं लिखना शुरू किया। उनके खेमे भी बहुत सारे लोग चले गए और कविता के क्षेत्र में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत चेहरे पे। मदन मोहन तरुण की अभिशप्त पीढ़ी आई, निर्भय मलिक की भी एक शमशानी पीढ़ी आई, शमशानी पीढ़ी, वो लोग शमशान में जाकर के ही कविता करते।
जैसे अभी अपने यहाँ कंसर्ट करते हैं शमशानी गृह में जाते हैं, और शैल राम सिंह ने युयुत्सावादी कविता बलवीर भी आए और प्रतिबद्ध कविता नाम से उन्होंने और रणजीत जो प्रतिशत पीढ़ी के थे, उन्होंने, मेरा कहने का तात्पर्य है कि इतने सारे काव्य के आंदोलन चलते रहे, लेकिन डॉक्टर नाथ चतुर्वेदी और उनके साथी जिनमें तारा प्रकाश भी हैं और यहाँ बैठे मंच पर वीर सत्सना भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ लोकेश भी हैं, इन सब लोगों ने गीत की भुजा पकड़ी और आज हमारे इस मंच पर वो हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि गीत के लिए आज का दिन सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाला है। और अब मैं वीर सत्सना साहब से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय और मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए तो बहुत अधिक भावना से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले अलवर के राजर्षि कॉलेज में आज से लगभग 40 वर्ष पहले अलवर के राजर्षि कॉलेज में एक कवि सम्मेलन में त्रिभुवन भाई से मुलाकात हुई। तब से निरंतर हम साथ रहे। जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसमें उनके निजी परिवार के लोग हैं, लेकिन त्रिभुवन भाई का बहुत बड़ा परिवार है जो सारी राजस्थान से जुड़ा हुआ था, जिसमें राजस्थान के तमाम लेखक थे। उसमें बीकानेर के हरीश भादानी थे, जोधपुर से मधुकर मधुर थे, उदयपुर से नंद चतुर्वेदी प्रकाश आतुल थे, कोटा से शांति भारद्वाज राकेश थे, अलवर से डॉक्टर जयसिंह मंदिर सायर थे, भरतपुर से जयपुर से मैं तारा प्रकाश हरिराम आचार्य, बहुत सारे लोग। ये मैं इसलिए याद करना चाहता हूँ कि इसी का अर्थ है त्रिभुवन चतुर्वेदी जब तक जीवित रहे राजस्थान के लेखकों में माना जाता था कि बहुत ही शालीन और गंभीर इंसान है और गंभीरता के साथ ही मुस्कुराते रहने जीवन में। उन्होंने जो कुछ कविताएं लिखी, उनका पिछला कविता अंग्रेज छपा तो मेरे घर भी आए, खुद आके मुझे फोन किया, लेकिन मैं था नहीं घर पर। बोले मैं देखकर जा रहा हूँ, मेरे परिवार के लोगों को देख रहे। तो मैं तो कार्यक्रम आज ये परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ कि ये आज हम लोगों की सबकी उपस्थिति में और साक्षी में ये प्रकाशित की जा रही है। और यादें बहुत सारी हैं, लेकिन वो इतनी व्यक्तिगत हैं और उनका रचना का उन्होंने व्यंग भी लिखे, गीत भी लिखे, भी बस मुख्य संस्कृत कविताएं भी लिखी जो संकलन है। और ये कविता बिल्कुल शुरू में है, जो अयाचित मिला मैंने वो सब लिया, यही उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। याचना नहीं, जो अयाचित मिला, जो बिना मांगे मिला, वो शायद भाव से स्वीकार कर दिया। सहजता शालीनता नहीं पड़ी। हम बहुत निकट रहे, राजस्थान भर में हम लोग घूमते रहे, अनेक सम्मेलनों में से बहुत भाई और हम लोग साथ रहे, उनकी कविताएं सुनते रहे, उनसे उनकी छंद कविताएं सुनते रहे, उनके गीत सुनते रहे। बेसिकली वो गीत के लिए जाने जाते। और आज ये लोकार्पित हो रहा है। मैं उनकी स्मृति को फिर नमन करता हूँ और परिवर्तन ने बहुत अच्छा किया कि एक कृति और ऐसा बहुत कम होता है तो उनको याद किया। और राजस्थान का जो उनका बड़ा परिवार है, ये मानिए कि सबकी तरफ से मैं सभी उनको याद कर रहा हूँ। और ये जो कृति है उनका साहित्य है, ये इसी तरह यश पाता रहे और ईमानदारी के साथ जिस तरह उन्होंने देखा, जिस तरह उन्होंने जिया, जिस तरह उन्होंने अभिव्यक्त किया, वो लोगों तक पहुँचे और लोगों से समझें, सुने और समझें और सुने। यही मेरी कामना है।
कामना के साथ में जो भरतपुर से आया हूँ, उस भरतपुर से मेरे विचार से जो कहा रहता, बहन सरस्वती जी यहाँ विराजमान है। मेरे ऊपर उनका स्नेह 6 दशक से रहा। जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था और निरंतर उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। मैं एक प्रकार से उनके न रहने से, शरीर न रहने से साहित्य उनका अमर है, सदाजीवी है, परंतु मैं अपने को अधूरा इसलिए मानता हूँ जिस निरुक्त संदेश का उल्लेख भाई श्री कृष्ण जी ने किया है, वो निरुक्त संदेश मेरे पास तो बहुत पीछे आया। बड़े बड़े दिग्गज संपादक और बड़े बड़े लोग उससे जुड़े रहे हैं, तो उस निरुक्त संदेश पर भी उनकी विशेष कृपा रही। उस समय से विशेष रूप से जब से कि वो मेरे हाथ में आया, उनके न जाने कितने गीत, कितने उनके ललित निबंध जिस पर वो लिखकर भेजते थे, अप्रकाशित अप्रसारित रचना, और वो उसमें छपती रही कई संकलनों में। पिछले संकलनों में वो रचना संदेश में पहली बार छपी, वे प्रकाशित भी हुई हैं। मैं किन शब्दों में इस समय को स्मरण करूं कह नहीं पा रहा, लेकिन निश्चित रूप से वे जब जब मुझे भरत जयपुर आने पर कहते नहीं तुम नहीं आ सकते, मैं आज आ जाता हूँ। मैं वहाँ सत्संग में जाता हूँ, वहाँ मैं जो गांधीनगर में आता था बेटे के पास में, सत्संग में जाता हूँ, वहाँ मिल लूंगा, आ जाऊंगा। वहाँ पे गांधीनगर में सत्संग में जाया करते थे, तो उनका ऐसा था कि या फिर मैं उनके यहाँ पहुंच जाता, बोले वो दूर है फिर भी बेटे को लेकर पहुंचता था मैं, क्योंकि उनके बिना मैं ये समझता था भरतपुर जयपुर की यात्रा मेरी अपूर्ण है, अधूरी है। और प्रतिभाषा अकादमी से जिन दिनों में 6 वर्ष तक उसका अध्यक्ष रहा, और यहाँ नहीं सब जगह, और मैंने देखा उनको जो अभी पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई थी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी से संबंधित रचनाएं उन्होंने की और वो प्रकाशित हुई हैं विभिन्न उनकी संग्रहों में, पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिखा उन्होंने। और मैंने तो उनकी क्षमा कीजिए रचना अध्ययन रचना उस समय पढ़ी थी जबकि मैं विद्यालय में पढ़ाता था। तो मैं अधिक इस समय क्या कहूँ, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे सामने ही हैं और वे कह रहे हैं कि मैं टूला गुरु जी के पास आया हूँ गुरु पूर्णिमा पर। मेरे घर पहुंचते थे, जब मार्ग में भरतपुर पढ़ता था, आते थे जाते थे। हिंदी साहित्य समिति के कवि सम्मेलन में, कवि गोष्ठियों में वे निरंतर भाग लेते थे। तो मैं समझता हूँ कि भरतपुर को मैंने अपना दूसरा घर माना और मैं अधिक न कह करके अपने श्रद्धा के मन उनकी चरण में 13 तरह इनाम जीत के आते थे, तो हमको लगता था कि हमको भाई साहब से कुछ सीखना चाहिए, कोशिश करते थे। और वही साधना हम लोगों ने पकड़ी, उससे हम लोग चलते रहे। मेरा परिवार कोटा था, उसमें भाई साहब के अतिरिक्त और भी 3 साहित्यकार हैं जिन्होंने राजस्थान को साहित्य से नवाजा है। डॉक्टर ओंकारनाथ चतुर्वेदी, डॉक्टर नरेंद्रनाथ चतुर्वेदी, नरेंद्र की पत्नी श्री क्षमा चतुर्वेदी, और मेरे पुत्र विपुल चतुर्वेदी वही पर आजकल शायरी करते हैं। उनकी शायरी 2-3 किताबें छप चुकी हैं। तो ये इससे आपको प्रतीत होगा कि मेरा परिवार पूरा साहित्यिक रहा है। एक मैं ही छोड़ रह गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया। फिर भी भाई साहब का आज पूर्ण स्मृति में ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। उच्चारी का व्यक्ति दुर्लभ होता है, वो बड़े पहुंचे हुए संत थे तरह से, और उनकी साधना का क्षेत्र में बहुत विस्तृत था। तो उन पूज्य भाई साहब की स्मृति में मैं अपना नम्र प्रणाम करता हूँ। ज्यादा मैं आज कुछ कह नहीं पाऊंगा कि मेरा नहीं, मैं पहले ओंकारनाथ जी 2 मिनट को मैं डॉक्टर ओंकारनाथ जी चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा। मैं कोटा से खास तौर से इसी समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं। आइए। मैं समस्त मंच से प्रार्थना करता हूँ, लोकार्पण हो चुका है, भाभी को सादर आमंत्रित करें और इससे बढ़कर श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती। मैं करता हूँ।
बीच में खड़ी हो, क्योंकि लोकार्पण में ये लोग भूल गए आपको बुलाना चाहिए। और नरेंद्र जी के भाषण को तुम उजाला करती रहें और अपने यशस्वी पुत्रों और पुत्रियों को एक उचित मार्गदर्शन करती है। इस पुस्तक में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, डॉक्टर रामदेव राघव जिंदा थे जब मैं पीएचडी कर रहा था। उनकी रचना उद्धरण की थी और वह रचना की हो रही रजत की बरसात। कल परसों कार्तिक पूर्णिमा की मैं धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था और वो कविता मेरे सर पर बरसा। अजीत तिवारी से निवेदन है कि वे नरेंद्र शर्मा को सुने। नवकिशोर जी से उनसे ही निवेदन है कि वे वीर हैं। और कल्याण सिंह जी राजावत को तो अध्यक्ष इसलिए बनाया है कि ये अपने साथ सुखबंदी साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ कल्याण सिंह राजावत भी और कल्याण सिंह जी शेखावत भी है। बात थी